हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तवा तुम सबके लिए अपना नया वीडियो लाई हूँ। जब तुम सबको पता है कि तुम्हारे सब एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, जिसमें बीए सेकेंड, बीए फोर्थ और बीए सिक्स सेमेस्टर के होम साइंस के एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, जिसमें उनका सिलेबस में एक पार्ट है धागा यानी यान, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपना ये वीडियो बनाया, जिसको तुम सब ध्यान से देखना और सुनना। और जहाँ तक हमें लगता है कि तुम सब अगर ध्यान से देखोगे इसको, तो तुम सबको अपने सिलेबस, अपने पेपर के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होंगी इम्पॉर्टेंट, वो समझ में आ जाएंगी। और अगर नहीं समझ में आती हैं तो प्लीज़ आप लोग एक बार अपने कमेंट्स बॉक्स में इसको ज़रूर, कोई कमेंट्स जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, आप लोग ज़रूर डालिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है कि धागा किसे कहते हैं, धागे का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो धागा जो है, धागा एक सूत या अन्य कोई पतले तंतु या रेशा जैसा होता है। तुम सबने देखा है कि धागा जो हम प्रयोग करते हैं सिलाई और कढ़ाई में, तो वो पतला तंतु होता है जो रेशा जैसा होता है, और इसका प्रयोग हम सिलाई के लिए करते हैं। और ये धागा जो है कॉटन यानी कपास, नायलॉन, रेशम या अन्य भी बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, उन सब का बना होता है। जैसे हम लोग वो जो दुपट्टे वगैरह में पीको वगैरह कराते हैं, तो देखा होगा तुम लोगों ने, वो नायलॉन का या पॉलिस्टर का जो धागा होता है, प्लास्टिक टाइप का, उससे ही बना होता है। तो उससे हम लोग पीको वगैरह का भी काम कराते हैं। तो उसी तरह से धागा जो है एक सूत या अन्य कोई पतले तंतु या रेशा जैसा होता है, जिसका प्रयोग सिलाई के लिए किया जाता है, और यह कपास, नायलॉन, रेशम या अन्य किसी भी सामग्री का बना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ यार्न फाइबर। जो धागा है उसका बुनावट कैसे होता है, उसकी संरचना कैसे होती है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक। तो देखिए आप लोग, जो धागा है, धागा चाहे मशीन के द्वारा काता गया हो या बुना गया हो, या हाथों के द्वारा, लेकिन कपड़ा बुनने के लिए जब भी हम कोई कपड़ा बुनते हैं तो ताने बाने से धागे में अंतर करना पड़ता है। आज से कुछ साल पहले, काफ़ी समय पहले, धागा जो है हाथों से ही हाथों से द्वारा ही धागा बुना जाता था या उसकी कताई की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आविष्कार हुआ, ये मशीनों के द्वारा भी होने लगा। लेकिन इन सब क्रियाओं में ताना और बाना, ठीक है, ताना और बाना का स्पेशली ध्यान हमें रखना पड़ता है। ताना किसको कहते हैं? जो लंबाई में धागे आते हैं। जब कपड़ा हम बुनते हैं तो जो धागा लंबाई में होता है उसको हम क्या कहते हैं? ताना कहते हैं। क्या कहते हैं? ताना, ठीक है। और जो चौड़ाई में जाएगा, जो कपड़ा भरने का काम करता है, उसको हम बाना कहते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान में रखना कि जो धागा लंबाई में आता है वो ताना होता है, और जो चौड़ाई में जाता है उसको हम बाना कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फिर जो है धागा, तो जब हम धागा के द्वारा, जो मशीन के द्वारा या हाथों के द्वारा बुना गया है या काता गया है, और उसको बनाने के लिए ताने और बाने से धागे में अंतर करना पड़ता है। ताने का धागा जो वस्त्र की बुनाई का आधार है, क्योंकि जो पहले जब भी कोई कपड़ा बुना जाता है तो पहले लंबाई में ले लिया जाता है, और लंबाई में जो ताने का धागा होता है वस्त्र की बुनाई का वही आधार होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। और बुनाई की प्रक्रिया में जिस पर सबसे अधिक दबाव एवं रगड़ पड़ती है, वह धागा अधिक ऐंठा हुआ और पर्याप्त रूप से मजबूत होना चाहिए। तुम सब जानते हो कि धागा जो कपड़ा हम धुलते हैं, रगड़ते हैं, साफ़ करते हैं, तो इन सब प्रेशर के लिए, इन सब दबाव के लिए जो धागा ऐंठा यानी कि ट्विस्ट किया हुआ और पर्याप्त रूप से मजबूत होना चाहिए। इस प्रकार का धागा तैयार करने के लिए पहले रेशे में सादे रूप से धागा निकाल लिया जाता है, फिर ऐसे कई धागे मिला करके उसमें साथ साथ ऐंठन दे दी जाती है। समझे? कि जैसे मान लो एक सिंगल सा एक धागा ले लेते हैं, कोई भी धागा जो है एक सिंगल सा धागा ले लिया, ठीक है। जैसे एक सिंगल सा ऐसे धागा ले लिया हमने, एक सिंगल सा धागा ले लिया, ठीक है। अब इसी धागे को आधार बना करके हमको इसके
इसको ट्विस्ट करना है। और यही धागा जो है जितना ज़्यादा ट्विस्ट किया जाएगा, एक धागे का प्रयोग कर सकते हैं, दो धागे का प्रयोग कर सकते हैं, जिस तरह से भी जो डिज़ाइन रहेगी या जितनी मजबूती का धागा रहेगा उतना ट्विस्ट करने पर वो धागा जो है उतना ही मजबूत बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कि धागा जो है जितना ही मजबूत होगा, जितना ही ट्विस्ट किया होगा उतना ही मजबूत होगा। इस प्रकार का धागा तैयार करने के लिए पहले रेशे में सादे रूप से धागा निकाल लिया जाता है। क्लियर हो गया? एक धागा सादा ले लिया हमने और उसमें कई धागे मिला करके उसमें साथ साथ ऐंठन दे दी जाती है। ठीक है, अब आगे देखो, किसी भी वर्ग के तंतु हो, किसी भी वर्ग के तंतु हो, वर्ग के तंतु यानी चाहे वो कॉटन हो, नायलॉन हो, रेयान हो, रेशम हो, पॉलिएस्टर हो, जो भी हो, किसी भी क्लास का धागा होगा, रेशा होगा, सबकी लंबाई अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कपास का तंतु आधे इंच से लेकर के 2.5 इंची तक होता है। ऊन का तंतु 1 इंची से लेकर के 8 इंची तक होता है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान में रखना बेटा। ये ऊन का तंतु 1 इंची से लेकर के 8 इंची तक होता है। छोटे रेशों को स्टेपल तंतु कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म रेशे, और इनसे जो धागे बनते हैं उन्हें हम स्पन यान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पन यान। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पन यान। स्पन यान यानी कि छोटे धागे। कपास और ऊन सूक्ष्म रेशे होते हैं, जबकि रेशम प्राकृतिक तंतु होते हुए भी अविरल लंबाई का होता है, यानी कि इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है और ये जो है 1000 से 4000 फीट तक लंबा होता है। ठीक है, तो जो धागे लंबे रेशे होते हैं, जो लंबाई में होते हैं, उन्हें हम अविरल रेशा कहते हैं, यानी कि फिलामेंट कहते हैं उसको। और जो छोटे होते हैं उसको स्टेपल रेशे कहते हैं, यानी कि स्पन यान कहते हैं। ठीक, और ये जो है 1000 से 4000 फीट तक लंबे होते हैं। इन्हें कृत्रिम विधियों से भी बनाया जाता है। ठीक है, एक तो प्राकृतिक विधियों से, जैसे कपास है, रेशम है, ऊन है, लिनन है, ये सब जितने प्राकृतिक धागे हैं वो प्राकृतिक विधियों से बनते हैं। और कुछ रेशे जो हैं, कुछ धागे जो हैं वो आर्टिफिशियल तरीके से भी बनाए जाते हैं। केवल रेशम ऐसा तंतु है जो प्राकृतिक तंतु होते हुए भी अविरल है। ठीक है, जैसे मान लो कि कपास है, कपास का आधे से सिर्फ 2.5 इंची तक का है, लेकिन इसको अगर हमें लंबा करना होगा तो इसमें और भी हम रेशे मिला करके इसको लंबा करेंगे। लेकिन रेशम एक ऐसा तंतु है जो कि प्राकृतिक होते हुए भी ये अविरल लंबाई का, यानी अत्यधिक लंबाई का रेशा होता है। ठीक है, अब देखो, तंतु 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्टेपल। कौन कौन से होते हैं? स्टेपल यान और फिलामेंट। अभी हमने बताया, स्टेपल यानी कि सूक्ष्म रेशे यानी कि स्पन यान, और फिलामेंट यानी कि लंबे रेशे यानी अविरल रेशे। ये चीज़ ध्यान में रखना कि रेशे 2 प्रकार के होते हैं, स्टेपल सूक्ष्म रेशे, फिलामेंट अविरल रेशे। ठीक है, अब देखो, सूक्ष्म रेशे किसे कहते हैं? ये रेशे बहुत छोटे होते हैं, छोटे होने के कारण ही इन्हें स्टेपल कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म रेशे कहते हैं। सभी प्राकृतिक तंतु स्टेपल फॉर्म में ही रहते हैं, और जिसमें रेशम के अतिरिक्त, इसमें स्पेशली देखो दिया है कि रेशम के से जितने अलग टाइप रेशम जो है वो सबसे लंबा होता है, लेकिन और सारे जो प्राकृतिक तंतु होते हैं वो स्टेपल होते हैं। हम इन नन्हे रेशों को आपस में बट करके यानी कि आपस में मिला करके स्पन यान का रूप दिया जाता है। कृत्रिम विधि से बनाए गए लंबे अविरल रेशों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर स्टेपल फॉर्म में बनाया जाता है। जब जो आर्टिफिशियल तरीके से जो रेशे बनते हैं वो लंबे लंबे अगर बनाए जाते हैं, लेकिन हमें छोटे रेशों की अगर ज़रूरत होती है तो उसी उतनी ही लंबाई, उतनी इंचेस में उसको बांट करके उसको काट लिया जाता है, और काटने के बाद उसको बट करके और नन्हे रेशों से वस्त्र के अनुरूप उन नन्हे रेशों को धागे के रूप में परिवर्तित किया जाता है। क्लियर है कि जो सूक्ष्म रेशे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, छोटे होने के कारण ही इन्हें स्टेपल कहते हैं, और ये जो हैं आपस में बट करके स्पन धागे का रूप ले लेते हैं। और जो आर्टिफिशियल तरीके से कृत्रिम विधि से बनाए गए जो अविरल रेशे होते हैं, उनको अगर हमें स्टेपल फॉर्म की यानी स्पन यान की ज़रूरत होती है तो उनको टुकड़े में काट करके, उनको बट करके यानी कि ट्विस्ट करके, और फिर उनसे हम धागे से वस्त्र निर्माण का कार्य करते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। अविरल रेशे यानी लंबे रेशे।
फिलामेंट रेशे अविरल लंबाई के होते हैं। रेशम जो कि एक प्राकृतिक तंतु है, ये कृत्रिम तंतु, इसके अतिरिक्त जो रेशम है, इसके साथ ही साथ सभी कृत्रिम तंतु अविरल लंबाई के अर्थात फिलामेंट तंतु हैं। भाई रेशम देखो प्राकृतिक है, इतना तो पता है, प्राकृतिक है, और इसी सिर्फ अकेले ये प्राकृतिक तंतु है जो लंबा होता है, अविरल होता है, यानी फिलामेंट होता है। लेकिन इसके साथ साथ जितने आर्टिफिशियल धागे होते हैं, आर्टिफिशियल रेशे जो मनुष्य के मानव निर्मित होते हैं, वे अविरल लंबाई के यानी कि फिलामेंट ही होते हैं। और जब हमें उन्हें स्पर्म की ज़रूरत होती है तो हम उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। ये तुमने अभी इसको आगे देखा है कि छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको काट करके स्पर्म यान का रूप दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया अविरल रेशे। नेक्स्ट है तुम्हारा, अब धागे को कितना ऐंठन चाहिए, ये धागे की लंबाई, धागे का प्रयोग किस हेतु किया जा रहा है, यानी किस पर्पज़ से तुम उस धागे का निर्माण कर रहे हो, और जिस रेशे से उसका निर्माण हुआ है उसकी लंबाई आदि पर निर्भर करता है। भाई जो धागा हमें यूज़ करना है उसको कितना ट्विस्ट करना, उसको कितना मजबूत बनाना है, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, उससे जिस रेशे से उसका निर्माण हुआ है, ये सब जो है किस प्रयोजन के लिए हम उस धागे का निर्माण करते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, साधारण धागे की अपेक्षा अच्छे प्रकार के धागे को अधिक ऐंठन देनी पड़ती है। जो अच्छी क्वालिटी के धागे होते हैं, ऐंठन मतलब ट्विस्ट, हमने बताया ना कि ये जो ट्विस्ट, जितना जो धागे में ट्विस्ट दिया जाएगा, जितना उसमें उसको जितना ही ट्विस्ट बटा जाएगा, ये बटने की क्रिया जितनी ज़्यादा होगी उतना ही धागा जो है मजबूत होगा। ताने के धागों के रेशों में विभिन्न प्रकार के रेशों को तथा अन्य प्रकार के रंगीन डोरे मिलाकर, डोरे यानी कि धागे मिलाकर दो सूत में कई प्रकार के विभिन्न धागे उत्पन्न कर दिए जाते हैं। जब ताने के धागे लंबाई में हम लेते हैं तो इसमें जो है विभिन्न प्रकार के रेशे, यानी कि या तो कॉटन मिला दिए, नायलॉन मिला दिए, चाहे पॉलिस्टर मिला दिए, मिला करके, या फिर इसी में जैसे मान लो कि ये कॉटन का थ्रेड है, ये रंगहीन है, और इसी में हमने लाल रंग का कोई और धागा मिला दिया रंगीन, तो ये जो है कई प्रकार के धागे, इस तरह से डिज़ाइनर धागे भी बनाए जाते हैं। एक से एक 2-3 कलर मिला करके भी उसको खूब अच्छे से बट दिया जाता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के धागे दिए जाते हैं। अब ये जो हैं, ये विभिन्न धागे जो हैं 2 वर्गों में बांटे जा सकते हैं। एक साधारण धागा होगा या सम्मिश्रित या जटिल धागा होगा। साधारण धागा तुम लोग समझ रहे हो कि साधारण धागा अभी हमने बताया एक सिंपल धागा है कॉटन का, उसमें हमने 2 रेशों को मिला करके ट्विस्ट करके इसको खूब अच्छे से बट दिया, तो ये साधारण धागा हो गया। और एक होता है सम्मिश्रित या जटिल धागा, जिसमें हम एक सीधे रेशे के साथ विभिन्न प्रकार के अलग प्रकार के धागों को मिला करके जो बनावट करते हैं, जो डिज़ाइन देते हैं, अभी हम आगे इसको बताएंगे तुम लोगों को, वो जो होगा तुम्हारा वो सम्मिश्रित या जटिल धागा, यानी कि कॉम्प्लेक्स या नॉवेल्टी यार्न कहा जाएगा। क्लियर है? साधारण धागा और सम्मिश्रित या जटिल धागा। अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें साधारण धागा 2 प्रकार का होता है, इकहरा धागा और दोहरा धागा। इकहरा धागा सिंपल स्टैंडर्ड यार्न, ये साधारण धागा बनाने के लिए केवल एक प्रकार के रेशे का प्रयोग किया जाता है। जैसे कॉटन का है तो कॉटन का ही हम रखेंगे, नायलॉन का है तो नायलॉन का ही रखेंगे। यह धागा सभी भागों में एक समान होता है। ऊपर से नीचे तक अगर हम जाएंगे तो ये धागा एक बराबर से रहता है, आदि से अंत तक, यानी कि स्टार्ट से लास्ट तक। ऐंठन की प्रक्रिया भी एक सी, जितनी भी ट्विस्ट हम देंगे, जितना भी ऐंठन हम देंगे, सब एक ही दिशा में और एक ही प्रक्रिया चलती रहेगी। धागा साधारण है या इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितने धागों से बल देकर बनाया जाता है। धागा साधारण है या कई प्रकार का है, ये डिपेंड करता है कि कितने धागों से बल देकर बनाया गया है। ठीक है, तो इकहरा धागा से तात्पर्य है एक सिंगल धागा जो एक प्रकार के रेशे का होगा, सभी ऊपर से अंत तक एक समान होगा, उसमें ऐंठन की प्रक्रिया भी एक बराबर से होगी, एक ही दिशा में होगी, और इस तरह से हम धागे को
बल देकर बनाते हैं, ये गहरा धागा होगा। अब है दोहरा धागा या रस्सी नुमा धागा। ये भी 2 से अधिक धागों को ऐंठन देकर बनाया जाता है। सिंपल है, एक गहरा धागा में एक धागा और दोहरे धागे में टू प्लाई या दो धागे का हम यूज़ करते हैं। तो उसको जो है दोनों धागों को मिला करके ऐंठन दे करके उसको बनाया जाता है। अब है सम्मिश्रित धागा यानी कि कॉम्प्लेक्स या नॉवेल्टी यार्न। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस प्रकार का धागा बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल होती है। साधारणतः यह विभिन्न प्रकार के दोहरे या रंगों से तैयार किया हुआ तहदार धागा होता है, यानी कि लेयरदार, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 2-3 लेयर में हम धागों को एक साथ रख करके, उसमें कई कलर के भी होते हैं, और उसको जो है हम ट्विस्ट करते हैं तो वो धागा तैयार होता है। विभिन्न प्रकार के रंग वाले तथा एक प्रकार के ऐंठन दिए धागों को एक साथ ऐंठ कर सम्मिश्रित धागा बनाया जा सकता है। वही चीज़ है कि विभिन्न प्रकार के कलरफुल धागे होते हैं और उसको जो है ऐंठन दे करके धागों को सम्मिश्रित धागा बना लेते हैं। ऐंठन में विभिन्नता लाकर भी साधारण धागे से जटिल धागा बनाया जा सकता है। ऐंठन में विभिन्नता लाकर यानी कि जैसे मान लो कि हम ये धागा बना रहे, एक सिंपल सा सीधा धागा हमने बनाया, अब कहीं पर हम ज़्यादा ट्विस्ट कर देंगे, कहीं पर हमने ज़्यादा ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, कहीं पर हम जो है जैसे कम ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, कहीं पर ज़्यादा ट्विस्ट कर देते हैं, कहीं पर कम ट्विस्ट कर देंगे। जैसे यहाँ थोड़ी दूर तक हमने खूब ज़्यादा ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम जो है कहीं पर हमने जैसे ये धागा लिया, यहाँ पर हमने खूब घना ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, फिर हमने कुछ दूरी छोड़ दी, फिर यहाँ पे हमने ट्विस्ट किया, फिर कुछ दूरी छोड़ दी, फिर हमने यहाँ ट्विस्ट किया, तो ये जो पार्ट हमने छोड़ा है यहाँ धागा फूला फूला सा आ जाएगा। तो ये डिज़ाइनर धागा इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो धागा बनता है वो जो है जो जब एक साथ मतलब धागे ले लेंगे, उस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के तहदार धागे बनाए जा सकते हैं। एक साथ ले लेंगे और उसमें हम ट्विस्ट करेंगे, कहीं ट्विस्ट करेंगे कहीं नहीं करेंगे, इस तरह से जो है ये कॉम्प्लेक्स या नॉवेल्टी यार्न बनाया जाता है। मिश्रित प्रकार का धागा इसलिए बनाया जाता है जिनसे विभिन्न प्रकार के रेशों का मिश्रण किया जा सके, जैसे रेयॉन, रुई, ऊन। अभी हमने बताया चीज़ कि जब भी हम इसमें जो सीधा जो सम्मिश्रित धागा होगा उसमें विभिन्न प्रकार के धागों का, विभिन्न प्रकार की क्वालिटी के धागों का प्रयोग करेंगे, जैसे कॉटन है, रेयॉन है, ऊन है, इन सब को मिला करके हम सम्मिश्रित धागा यानी कि कॉम्प्लेक्स यार्न बनाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा बटा हुआ धागा, इस धागे में नियमित स्थानों पर ऐंठन नहीं दी जाती। अभी हमने तुमको स्लाइड में समझाया कि जैसे एक सीधा धागा लिया, उसमें कहीं ज़्यादा ट्विस्ट दिया और कहीं छोड़ दिया। इसमें निश्चित मध्यांतरों पर ऐंठन के कसाव को अधिक या हल्का कर दिया जाता है। भाई जब हम एक धागा लेंगे उसको हम ट्विस्ट करेंगे, थोड़ी दूरी हमने ट्विस्ट किया, थोड़ी दूरी हमने छोड़ दिया, तो जहाँ पर हमने छोड़ दिया वहाँ पर कुछ वो फूला फूला सा नज़र आएगा, तो वो एक डिज़ाइन की, उसकी बनावट की डिज़ाइन हो जाएगी और वो देखने में आकर्षक तो लगेगा लेकिन उसमें मजबूती नहीं आएगी। वही चीज़ इसमें दिया है कि नियमित स्थान पर ऐंठन नहीं दी जाती, इसमें निश्चित मध्यांतरों पर ऐंठन के कसाव को अधिक या हल्का कर दिया जाता है, शेष स्थानों पर ऐंठन रहती है। इस प्रकार धागे से बने वस्त्र की सतह पर कुछ सजावट तथा कुछ नवीनता अवश्य आ जाती है। भाई जहाँ पर धागा फूला भर रहा वहाँ पर डिज़ाइनर धागे का लुक देगा, लेकिन बिना बटे हुए स्थान पर घिसावट का प्रभाव पड़ता है और वे भद्दे हो जाते हैं। जब वहाँ पर ट्विस्ट नहीं होगा तो उसकी मजबूती कम होगी और उस पर घिसावट जल्दी होगी और वे जल्दी ही रफ़ क्वालिटी के हो जाते हैं और उनकी मजबूती भी कम हो जाती है। तो ये हो गया तुम्हारा थोड़ा बटा हुआ धागा। नेक्स्ट है फंदेदार धागा यानी कि लूप यार्न। इस धागे पर कुछ कुछ स्थान को छोड़कर आधार धागे यानी कि जो बीच का धागा रहेगा उसके चारों ओर फंदा लगा दिया जाता है। जैसे कि ये मान लो कि लूप है, तो इसमें एक तो बेस धागा रहेगा और उसके ऊपर दूसरे धागे से कहीं कहीं छोड़ करके एक फंदा टाइप का बना दिया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो फूला फूला सा बीच में जो है वो धागा फूला फूला सा दिखाई देता है और वो जो है जैसे लगता है ना कि जैसे ये हम लोग उसका यूज़ करते हैं
जो सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह बनाने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो फ़र की क्वालिटी जो आती है वो उस तरह से लुक आता है। तो बीच बीच में जो लूप हमने छोड़ दिया, जो फंदा हमने छोड़ दिया, और उस फंदे को कई बार बीच में से काट दिया जाता है, तो वो जो है उस तरह से जैसे उसकी तरह से दिखाई देता है, जैसे हम लोग सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह के लिए बनाते हैं। ठीक है, उस प्रकार का धागा यूज़ लगता है ये देखने पर। नेक्स्ट है, ये देखो जैसे दिया है, एक ये धागा है, इसमें देखो ये ट्विस्ट किया हुआ है, दिख रहा है, ये बराबर से देखो धागा ट्विस्ट किया, ये सबसे मजबूत धागा है। उसी तरह से इसमें देखो एक धागा इस तरह से बुना है कि एक धागे का बेस ले लिया और उसके ऊपर से थोड़ी थोड़ी दूर पर पे फंदे की तरह छोड़ दिया है। ठीक है, ये दिख रहा है। तीसरा धागा देखो दिया है, थोड़े इतनी दूर बनावट किया है, फिर इतना दूर जो है छोड़ दिया। ठीक है, तो ये फूला फूला सा लग रहा है। इसमें भी देखो यही चीज़ है, थोड़ा सा सीधा लिया, थोड़ा सा लिया और उसके बाद बीच में ढीला सा छोड़ दिया, ये अलग डिज़ाइन का हो गया। इसमें देखो सीधा सा लिया, यहाँ पर छोड़ दिया, इस तरह से ये देखो रस्सी की तरह से बनावट कर दिया है, दूर दूर फंदे की तरह यूज़ कर दिया है। तो ये तुम्हारा विभिन्न प्रकार के धागे हो जाएंगे जो डिज़ाइनर का लुक देते हैं, सम्मिश्रित धागे कहलाते हैं, यानी कि नॉवेल्टी यार्न कहलाते हैं। और ये सम्मिश्रित धागे जो हैं, अब इसमें जो है ना, यहाँ पर जो है एक 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 आधार धागा होगा और उसके बाद उसी पे दूसरा धागा यूज़ कर लेंगे, तो ये विभिन्न डिज़ाइन का लुक दे देगा। इसी तरह से इसमें जो है एक ये आधार धागा है, उसमें दूसरा धागा यूज़ कर लिया तो ये अलग कलर का देगा। इस तरीके से जो है डिज़ाइनर का आकार दे करके और ये धागा बना लिया जाता है। ठीक है, ये क्लियर है, इसको देख लेना, अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये डायग्राम भी तुम लोग ज़रूर से बना लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट है गांठ या धब्बे वाला धागा। इसमें भी दो ऐंठन वाले धागों का प्रयोग किया जाता है, एक आधार के रूप में तथा दूसरा एक अतिरिक्त मोड़ के द्वारा उसमें गांठ जैसा लगाने के लिए काम आता है। जैसे एक बेस धागा हमने यूज़ किया, एक हमने बेस धागा यूज़ किया और उसके बाद जो दूसरा हम धागा लेंगे उसमें जो है गांठ, बीच बीच में गांठ का लुक दे देंगे। ठीक है, तो इसमें दो विभिन्न रंगों वाले धागे का प्रयोग किया जा सकता है और गांठों की ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि वह पूरे धागे की लंबाई में एक के बाद एक दिखाई दे। ठीक है, जैसे मान लो कि एक बेस धागा लिया, अब उसके बाद जो दूसरा धागा हम लेंगे वो अतिरिक्त मोड़ के द्वारा, अभी इसमें दिखाई देखो दिया है, इसमें जो अतिरिक्त मोड़ के द्वारा या दूसरे कलर के धागे से उसमें गांठ का शेप हम देते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है धागा हमको गांठ की तरह दिखाई देगा और ये कलरफुल धागा जो है ये अलग ही एक डिज़ाइन के रूप में दिखाई देगा और इसमें गांठों की ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि जो है पूरे धागे की लंबाई में एक के बाद स्टेप बाय स्टेप वो गांठ दिखाई देता है। जैसे कि देखने वाले को, जिसने काम किया, जिसने बनाया, उसे तो समझ में आता है, लेकिन जो उसका प्रयोग कर रहा है, जिसने उसे बनाया नहीं है, या प्रयोग होने के बाद जो कपड़ा तैयार होता है वो उसका एक अलग ही जो लुक होता है, एक अलग ही डिज़ाइन में वो कपड़ा तैयार होता है। तुम ही कल्पना कर सकते हो कि एक कपड़ा है, लंबाई चौड़ाई में पूरा कपड़ा है, उसमें हम इस तरह के धागे का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो ये क्या है, बीच बीच में ये विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन का प्रयोग देगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्पाइरल या कार्क स्क्रू धागा। दो धागों के मिश्रण से बना धागा जो कि माप या ऐंठन से भिन्न होते हैं, ऐंठन देकर या बटकर बनाया जाता है। इसमें विभिन्न व्यास के धागों को लेकर विभिन्न गतियों में ऐंठन देकर धागा बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, दो धागों के मिश्रण से बना धागा, जो धागा हम बेस धागा लेते हैं वो धागा ही दो धागों से बना रहता है और जो कि माप या ऐंठन में भिन्न होता है। इसमें जो ऐंठन या दिया जाएगा या जो इसे बटा जाएगा वो विभिन्न व्यास के धागों को लेकर के, ये जो धागे दोनों रहेंगे वो विभिन्न व्यास के, विभिन्न जो इसके चौड़ाई जो होगी, डायमीटर जो होगा वो विभिन्न व्यास का होगा और विभिन्न गतियों में, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस तरह से उसको ट्विस्ट देते हुए धागा तैयार किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है रेटाइन धागा, रेटिन धागा जिसको कहते हैं। ये भी स्पाइरल धागे का एक प्रकार है। इसमें धागे की परतों में स्पाइरल तरीके से ही ऐंठन दी जाती है और कुछ बीच बीच में एक लंबा चक्करदार स्थान छोड़ दिया जाता है। ठीक है, स्पाइरल तरीके से,
जैसे स्पाइरल ये चीज़ होता है ना, तो इसमें स्पाइरल धागे का एक प्रकार है और इसमें स्पाइरल तरीके से जो है ऐंठन दी जाती है और कुछ मध्यांतरों पर इसको चक्करदार स्थान पर इसको कहीं कहीं छोड़ दिया जाता है, जिससे ये अलग लुक में आ जाता है। नेक्स्ट है नॉवेल्टी धागा। इस धागे में नियमित मध्यांतरों पर असमान व्यवस्था होती है। यह किसी भी भाग में असमान हो सकता है। यह कातने की मशीन से बनाया जाता है। ठीक है, जो मशीन से जो भी इसका जो प्रयोग किया जाता है वो हाथ से नहीं होता है और मशीन के द्वारा ही इसका प्रयोग किया जाता है। और नियमित मध्यांतरों पर, यानी कि जो ये बेस धागा है, इसको विभिन्न बीच बीच में कई जगहों पर इसकी असमान व्यवस्था होती है, यानी कहीं चौड़ा होगा, कहीं मोटा होगा, कहीं फूला होगा, तो इस तरह से ये अलग ही डिज़ाइन में आता है। यह कातने की मशीन से बनाया जाता है और विभिन्न दुसूती पर दबाव डालने, ढीला करने, लहरदार बनाने, ऐंठन तथा चक्करदार बनाने के लिए विशेष व्यवस्था होती है। थोड़ा बटा हुआ या परतदार धागा बनाने के लिए मशीन में विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। इतना तो क्लियर है कि ये जो धागा, नॉवेल्टी धागा जो बनता है, ये मशीन के द्वारा बनता है, कातने की मशीन से बनता है। और जब धागे की कताई होती है तो उसी कताई पर ही इसकी डिज़ाइन तैयार होती है और उस पर जो है कहीं दबाव डाला जाता है, कहीं ढीला छोड़ दिया जाता है, कहीं लहरदार बनाया जाता है। इस तरह से जैसी भी डिज़ाइन की व्यवस्था होती है उसी के अनुसार इस नॉवेल्टी धागा की रचना की जाती है और इसके लिए जो मशीन प्रयोग किया जाता है उसमें विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है, ये देखो नॉवेल्टी यार्न है तुम्हारा, देख रहे हो ना, एक बेस धागा है। बेस धागे के ऊपर विभिन्न प्रकार के धागों का जो यूज़ किया गया है और इसको डिज़ाइन कहीं कहीं कहाँ पर कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं पर ज़्यादा घुमाव दे दिया, कहीं कम घुमाव दिया है, कहीं ट्विस्ट किया है। तो इस तरह से नॉवेल्टी यार्न का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक प्रकार का डिज़ाइनर धागा है जिसको कपड़ा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विशेष नॉवेल्टी धागा, शनेल या का धागा। शनेल का कपड़ा देखा है ना तुम लोगों ने, विशेष चमकदार होता है, चिकना होता है, स्मूथ एकदम होता है। ये एक विशेष प्रकार की सीढ़ी नुमा बने हुए वस्त्र की तानेबार पट्टियाँ काट कर प्राप्त की जाती हैं। जो कपड़ा तैयार होता है उसमें जो है वस्त्र की ताने में पट्टियाँ काट ली जाती हैं। कोमलता में ऐंठे हुए दुसूती सूत के काटे हुए सिरे ढीले पड़ जाते हैं और परतदार झालर सी बन जाती है। यह झालरदार धागा वस्त्र के दोनों ओर की परत बनाने के लिए बुना जा सकता है। यह बुनाई से पूर्व इसकी तह की जा सकती है, जिससे सारी परतें वस्त्र की एक ही सतह पर दिखाई देंगी। ठीक है, जो सनील का धागा बनता है वो सीढ़ी नुमा बने हुए वस्त्र की जो एक रचना होती है, स्टेयर की तरह से होती है, सीढ़ी नुमा होती है, उसकी जो है इसमें ताने की पट्टियाँ काट करके प्राप्त किया जाता है। और इसकी जो ऐंठन होती है वो कोमलता से ऐंठन होती है, बहुत ही सॉफ्टनेस, इसकी ऐंठन सॉफ्टनेस में होती है, जिससे कि जब ये कटिंग की जाती है तो ये परतदार झालर बन जाता है। ऐसे ये झालर की तरह रचना बन जाती है। और ये झालरदार धागा जो है वस्त्र की परत यानी जो ये दिया है देखो, पाइल मतलब जो फंदे दुमा बीच में जो लूप की तरह बन जाते हैं। और बुनाई से पूर्व ही इसके लेयर की रचना की जा सकती है, जिससे सारी परतें जो हैं ये लूप जो फंदा, इस तरह से जो ये फंदा बन जाता है, ये फंदा बन जाता है और इसी की इसमें कटिंग कर दी जाती है। तो जब कटिंग की जाएगी, जैसे मान लो 1 मिनट, जैसे मान लो कि ये लूप है, जो कपड़े की रचना है लूप है। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग कर देंगे, बीच तानेदार परतों में कटिंग कर देंगे तो ये फंदे की तरह ये अलग हो जाएगा ना। तो इसी को लहरदार के रूप में इसकी रचना की जा सकती है, जो कि वस्त्र की सतह पर निकले जो लेयर के समान झालरदार रचना दिखाई देती है। ठीक, नेक्स्ट है स्ट्रेक्स चित्र। यह लचकदार धागा है, इसमें रबर का धागा न होने पर भी तन्यता 100% होती है, जो स्ट्रेचेबल होता है। और ये रबर का धागा नहीं होता, पॉलिस्टर वगैरह नहीं होता है ये इसमें तन्यता यानी कि जो इसकी जो तनाव क्षमता होती है और वो 100% होती है, यानी कि अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लेसेटेक्स धागा। ये जो है महीन रबर के तार को रुई, नायलॉन तथा रेयान के धागों के साथ बटकर बनाया जाता है।
एक महीन रबड़ का तार लिया जाता है और उसके ऊपर रुई का या नायलॉन का या रेयॉन के धागों को बट करके इसको तैयार किया जाता है, जिसे लेसेटेक्स कहते हैं। ठीक है। बनावटी धागा या टेक्सचर्ड धागा। बनावटी धागा या टेक्सचर्ड धागा जो होता है वो भी स्ट्रेच धागे का उन्नत एवं अच्छा रूप है, संशोधित रूप है, जो कि इसमें उत्तम गुणात्मकता लाई जाती है, जो साधारण फिलामेंट में भी नहीं होती है। यह प्रायः नायलॉन के धागे से बनाया जाता है। नायलॉन के धागे ताप सुनम्य होते हैं। ताप सुनम्य यानी कि हीट सेट कर दिया जाता है। किसी भी जो आर्टिफिशियल थ्रेड होते हैं वो हीट सेट होते हैं कि इतने परसेंट हीट तापमान के ऊपर जाने पर ही वो जलेंगे, और उस तापमान के नीचे रहने पर, उस तापमान पे रहने पर ये सेट रहेंगे, जलेंगे नहीं। उसे ही ताप सुनम्य या हीट सेट धागा या यान कहते हैं। ठीक है। तो और ये क्वालिटी जो है सिर्फ आर्टिफिशियल फाइबर में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेंडल धागा। जब दो या दो से अधिक रंगों के धागों को एक साथ मिलाकर बटकर ऐंठन देकर धागा तैयार किया जाता है तो उसे ग्रेंडल धागा कहते हैं। ये धागे भी अत्यंत सुंदर व आकर्षक दिखाई देते हैं। भाई क्लियर सी बात है कि जब दो रंग के धागे हम लेंगे और उसको मिला करके बटेंगे तो धागे का जो लुक आएगा वो अलग ही डिज़ाइन में तैयार होगा और वो सुंदर भी दिखता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे विभिन्न प्रकार के धागे हैं, धागों की रचना है और ये कैसे बनते हैं। ये सब आप सब लोग अच्छे से इसको पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम में जाना। और उसके पहले अगर कोई परेशानी आती है, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स को लिखना, बताना। तो हम दूसरे वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हम उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सब के लिए नया सॉल्यूशन देते हुए, आप सबकी सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए अपना वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।